पारिवारिक इतिहास, अमीरी गरीबी की खाई और हमारे पूर्वजों की विरासत का वो भारी बोझ जिसे हम जाने अनजाने उम्र भर ढोते हैं। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम इन्हीं उलझी हुई भावनाओं को समझेंगे और इसका जरिया बनेगी मशहूर कवयित्री कमला दास की बेहद गहरी और मार्मिक कविता ब्लड। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा मुद्दे पर आते हैं और इस सफर की शुरुआत करते हैं। कविता की शुरुआत ही इस दिल छू लेने वाली लाइन से होती है। आप हमारे इस घर को देखते हैं, अब 300 साल पुराना, ये छोटे छोटे टुकड़ों में गिर रहा है हमारी आंखों के ठीक सामने। जरा सोचिए, एक ऐसा घर जो 3 सदियों से शान से खड़ा था, अब महज एक मलबा बनता जा रहा है। ये लाइनें तुरंत हमें उस पतन और बर्बादी के माहौल में खींच ले जाती हैं। यहां सिर्फ ईंट पत्थर नहीं टूट रहे हैं, बल्कि एक पूरी की पूरी विरासत दरक रही है। तो आगे बढ़ने से पहले भाग 1 में हम इस कविता को रचने वाली आवाज से मिलेंगे, यानी खुद कवयित्री कमला दास से। उनके जीवन को समझे बिना इस कविता की गहराई को समझना नामुमकिन सा है। कमला दास, जिनका जन्म 1934 में केरल में हुआ था। आधुनिक मलयालम साहित्य और अंग्रेजी में भारतीय लेखन की बात हो तो इनका नाम सबसे ऊपर आता है। वो मुख्य रूप से अपने नारीवादी लेखन और समाज की कड़वी सच्चाइयों को बेबाकी से सामने रखने के लिए जानी जाती हैं। उनका यही प्रामाणिक और एकदम निडर अंदाज उनकी कविताओं को इतना शक्तिशाली बनाता है। उनकी खूबियों की लिस्ट भी काफी लंबी है। एशियन पेन एंथोलॉजी के लिए कविता पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ लघु कथाओं के लिए केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार और निडर पत्रकारिता के लिए चमन लाल पुरस्कार। मतलब चाहे वो कविता हो, लघु कथाएं हों या फिर पत्रकारिता, उन्होंने हर जगह अपना लोहा मनवाया। इन शानदार उपलब्धियों को देखकर ही हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके लिखे शब्दों में कितना वजन है। अब आते हैं भाग 2 पर, ढहता हुआ पैतृक घर। इस हिस्से में हम उस 300 साल पुराने मरते हुए घर के सजीव चित्रण पर बात करेंगे। घर की हालत कैसी हो गई है, दीवारें टूट चुकी हैं, उनमें दरारें हैं और बारिश के पानी से वो हमेशा नम रहती हैं। हर रात दरवाजों के पास से चूहों के भागने की आवाजें आती हैं। और तो और, जो घर का पवित्र सांप का मंदिर है, वो भी अब खरपतवार और काई से पूरी तरह ढक चुका है। ये सारे दृश्य इतने सजीव हैं कि हम उस महान पैतृक घर की दुर्दशा को मानो खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं, जो अब तेजी से बढ़ते शहरीकरण में कहीं खो सा गया है। और इसी खंडहर होते घर के बीच से एक दर्द भरी आवाज आती है। ओह, यह मुझे दर्द देता है, उसने रोते हुए कहा, लाल आंखों को पोंछते हुए। क्योंकि मुझे इस घर से प्यार है, मुझे बहुत दर्द होता है इसे मरते हुए देखने में। ये शब्द परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला यानी परदादी के हैं। उनका इस घर के साथ एक ऐसा अटूट रिश्ता है, मानो ये इमारत कोई बेजान चीज नहीं, बल्कि उनके परिवार का ही एक जीता जागता सदस्य हो, जो अब बस अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। अपनी परदादी के इस दर्द को देखकर छोटी सी कवयित्री अनजाने में ही एक बहुत बड़ा वादा कर बैठती है। वो कहती है, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी और बहुत बहुत अमीर, मैं फिर से बनाऊंगी इन गिरी हुई दीवारों को। बचपन में किया गया ये मासूम सा वादा आगे चलकर इस कहानी में एक बहुत बड़ा भावनात्मक तूफान लेकर आने वाला है। चलिए अब भाग 3 की ओर मुड़ते हैं। सबसे पुराने खून यानी ओल्डेस्ट ब्लड का मिथक। ये इस विश्लेषण का एक बहुत ही दिलचस्प और विषयगत केंद्र है। इस खून के मिथक को समझने के लिए परदादी के शाही अतीत को जानना जरूरी है। जरा कल्पना कीजिए, महज 10 साल की उम्र में वो हाथी पर सवार होकर शिव मंदिर जाती थीं। उनके पास उत्तर भारत से आए महंगे रत्नों के बक्से और कीमती कपड़े हुआ करते थे। उनकी शादी एक राजकुमार से हुई थी, जिसकी दुर्भाग्य से बुखार के कारण उन्हीं की बाहों में मृत्यु हो गई। उनका ये भव्य अतीत उनके वर्तमान से कितना अलग है, जहां अब वो केवल भगवान के भरोसे एक बेहद साधारण सा जीवन बिता रही हैं। स्रोत में हमें एक बहुत ही तीखा विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ है कुलीन वर्ग का सबसे पुराना खून, जिसे पतला, साफ और महीन बताया गया है, और दूसरी तरफ है नए अमीर लोग, जिनका खून दलिया जैसा गाढ़ा और खाई जैसा मैला बताया गया है। कवयित्री ने इस सामाजिक सोच और गहरे वर्गीय विभाजन को बड़ी ही बेबाकी से शब्दों में पिरोया है, जो समाज के कुलीन अभिमान पर एक गहरी चोट करता है। अब आगे बढ़ते हैं भाग 4 की तरफ, मृत्यु और प्रस्थान। कहानी का वो निर्णायक मोड़ जहां एक पूरे युग का अंत हो जाता है। 86 वर्ष की उम्र में परदादी का निधन हो जाता है। जिंदगी भर के समझौतों से थकी हुई, गठिया के दर्द और गंभीर खांसी से जूझते हुए उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली
और उनका दाह संस्कार आम के पेड़ की लकड़ियों पर किया गया। जरा सोचिए, वो राजसी बचपन और हाथी की सवारी और उसके मुकाबले जीवन का ये आखिरी सच कितना कठोर और जमीनी था। उनके जाने के बाद घर का जो वर्णन है वो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। मुझे लगा कि मैंने खिड़कियों को बंद होते देखा, जैसे आंखें बंद हो रही हों। मुझे लगा कि मैंने खंभों को कराहते सुना। देखिए कैसे इमारत का मानवीकरण किया गया है। ऐसा लगता है जैसे घर की ईंट ईंट अपनी मालकन के जाने का शोक मना रही है। खिड़कियों का आंखों की तरह बंद होना सच में एक बहुत ही गहरी और जीवंत कल्पना है। परदादी की मृत्यु के साथ ही शुरू होता है प्रस्थान। पुरानी भौतिक विरासत, वो घर, वो रेत और वो अरब सागर, सब कुछ पीछे छोड़कर आधुनिक दुनिया के नए शहरों की ओर निकल पड़ना। और बाद में जाकर ये कड़वा सच पता चलता है कि अमीर बनना असल में कोई आसान काम नहीं है। बचपन का वो मासूम सा वादा अब आधुनिकता की भागदौड़ में पीछे छूटने लगता है। और यहीं से शुरुआत होती है भाग 5 की, कवयित्री का आधुनिक अपराध बोध। इस अंतिम खंड में हम उस मानसिक बोझ और परंपरा तथा आधुनिकता के टकराव को समझेंगे। घर अब मीलों दूर है, खंडर बन चुका है। अंधेरे हॉल में चूहे बेखौफ दौड़ रहे हैं। सफ़ेद चींटियों ने दीवारों पर दफन के अजीबोगरीब प्रतीक बना दिए हैं। लेकिन सबसे परेशान करने वाली बात क्या है? दूर शहरों में बैठे हुए भी कवयित्री को उस छत की कड़ियों के चरमराने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। ये आवाज़ें बाहर की नहीं, बल्कि उनके मन के भीतर गूंजते अपराध बोध की आवाज़ें हैं। और इसी अपराध बोध से उपजी है ये झकझोर देने वाली लाइन, मैंने तुम्हारी आत्मा को ऐसे नोच लिया है जैसे फल से कोई बीज, और उसे तुम्हारी चिता में फेंक दिया है। ये शब्द चीख चीख कर उस गहरे पछतावे को बयान कर रहे हैं। कवयित्री को लगता है कि घर को यूं बर्बाद होने के लिए छोड़कर उन्होंने अपनी परदादी की आत्मा को ही नोचकर चिता में जला दिया है। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये सचमुच कवयित्री का स्वार्थ या उनकी कठोरता है जिसने बचपन के उस वादे को तोड़ दिया, या फिर ये इस आधुनिक जीवन की वो कड़वी सच्चाई है जहाँ पुराने वादों को निभा पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है? ये सवाल हमें इस विश्लेषण के बिल्कुल अंतिम और सबसे गहरे बिंदु पर ले आता है। कविता का अंत इन बेहद शक्तिशाली पंक्तियों के साथ होता है, मेरे खून को दोष मत दो, जो इतना पतला, इतना साफ, इतना महीन है। दुनिया का सबसे पुराना खून जो बहते हुए याद रखता है। कवयित्री कह रही हैं कि हाँ, वो घर टूट गया, वो वादा टूट गया, लेकिन ये खून कभी नहीं भूलता। वो हाथी की सवारी, वो रत्न, वो यादें, ये सब इस शाही खून में आज भी बह रही हैं। भौतिक चीज़ें भले ही ख़त्म हो जाएं, पर वो विरासत खून के ज़रिए हमेशा जिंदा रहती है। और इसी के साथ हम इस विश्लेषण के अंत पर आ गए हैं। लेकिन जाने से पहले एक सवाल जो मैं छोड़ना चाहूँगा। जैसे जैसे हम इस आधुनिक दुनिया में आगे की ओर भाग रहे हैं, हमारे पूर्वजों के इतिहास का वो कौन सा अदृश्य बोझ है जिसे आज भी हम अपनी रगों में लिए घूम रहे हैं? वो कौन सी अनकही विरासत है जो हमें आज भी चला रही है? इस पर ज़रूर सोचिएगा। इस गहरे विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।